बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डेबिट्स के अंदर कैश रखा हुआ है 75,000 से। ये कोई कंपनी है। फॉलोइंग आर इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मरियम एंड हसनैन कंपनी ऑन जून 30, 2019। कोई मरियम एंड हसनैन कंपनी है, उसकी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो पहले कंपनी का नाम ही लिख देते हैं। हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अभी लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे मरियम एंड कंपनी लिखते हैं, कंपनी का नाम। मरियम एंड हसनैन कंपनी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2019। जून में आपका ईयर एंड हो रहा है यहाँ पर, जून 30, 2019। स्टार्ट करते हैं। हमें कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 2,80,000 से, सप्लाईज दी हुई है 15,000 से, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 5,000 से, लैंड दी हुई है 2 लाख से, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 45,000, सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 52,000, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दी हुई है 25,000 से। तो टोटल जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो है 10,50,000। तो अब हम अपना क्रेडिट बैलेंस देखते हैं कि क्रेडिट बैलेंस में हमें क्या बताया जा रहा है। अकाउंट पेबल बता रहे हैं 87,000 से, परचेज डिस्काउंट बता रहे हैं 12,000 से, नोट पेबल बता रहे हैं 1,20,000 से, रिटेन अर्निंग का बैलेंस बताया जा रहा है 23,000 से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बताया जा रहा है 4,20,000 से, सेल्स बता रहे हैं 3,72,000 से, अन कमीशन इनकम बताई जा रही है 11,000 से, और प्लांट एक्सपेंशन रिजर्व बताया जा रहा है 5,000 से। तो नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स बता रहे हैं, उन एडजस्टमेंट्स को हम हाथ के हाथ पढ़ेंगे जब हम उनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अभी हमारा पहला फोकस होगा कि हम लोग क्या करें, अपनी इनकम स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सके। इनकम स्टेटमेंट में जैसा आप लोगों को मैंने लिखवाया था अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, सेल्स लिखते हो। सेल्स हमें जो क्वेश्चन में दी गई हैं वो दी गई हैं, यहाँ पर दे रहे थे 3,72,000। तो यहाँ पे मैंने सेल्स लिखी 3,72,000। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमें दिया हुआ था, सेल डिस्काउंट दिया हुआ था हमने, सेल रिटर्न अलाउंस, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है। सेल डिस्काउंट ये दिया हुआ है 10,000 से, और सेल रिटर्न हमें ये दिया हुआ है 5,000 से। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, लेस होंगी। लेस सेल्स डिस्काउंट 10,000 से, और लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितना है, 5,000। तो ये दोनों चीजें हमने क्या करवानी है, लेस। तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट सेल्स। तो अब 372 में से 15,000 टोटल माइनस होंगे, यानी 10,000 और 5,000। 372 माइनस 10,000 और 5,000, तो 357,000 आ जाएगा नेट से।
फिर आप हेडिंग दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले आप लिखते हो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। तो ओपनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर दी जाती है, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 45,000 से, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नीचे एडजस्टमेंट में दी जाती है, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं 50,000। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, वो हमें दी जा रही थी 45,000 से, ऊपर दे रहे थे, वो मैंने लिखी। अब उसको लिखने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा बिल्कुल। अब मैं ढूंढूंगा परचेज को कि हमें परचेज कितनी दी हुई है। तो परचेज अगर आप देखो, परचेज ये दी हुई है 1,90,000 से। तो परचेजेस हमने लिखी 1,90,000, ठीक है। अब परचेज में लेस करूंगा परचेज रिटर्न अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, और ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज को ऐड कर लूंगा। तो कैरेज हमें दिया हुआ है 18,000 से, तो इसको ऐड करूंगा, ऐड कैरेज इनवर्ड, कितने से है 18,000 से, और लेस करूंगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट। तो परचेज डिस्काउंट तो हमें ये दिया हुआ है 12,000, और परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो खाली परचेज डिस्काउंट ही क्या हो जाएगा, लेस। और परचेज डिस्काउंट कितना है, 12,000। तो 18,000 ऐड करूंगा और 12,000 में क्या कर दूंगा, माइनस। तब जाकर हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज। तो ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, 1,90,000 प्लस 18,000 और माइनस कर दिया मैंने 12,000। तो 1,96,000 हमारे पास नेट परचेज आ गई। और इस नेट परचेज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसमें, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी है 45,000, तो 2,41,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल्स। अब आप इसमें से लेस करोगे, क्या लेस करोगे, एंडिंग इन्वेंट्री। और एंडिंग इन्वेंट्री इन्होंने हमें कितनी दी हुई है, 50,000 नीचे दी हुई थी। तब जाकर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम क्या करते हैं, नेट सेल्स में से लेस करते हैं। तो 241 में से 50 अगर माइनस करता हूं, तो 1,91,000 आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, लेस होता है किससे, नेट सेल से। नेट सेल ऊपर दी भी है 3,57,000, 3,57,000 माइनस कर देंगे 1,91,000, तो 1,66,000 प्लस में आ रहा है। इसको आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 1,66,000। अब हम चलते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ कि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हुए। इसमें एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा है, तो थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, अब मैं हेडिंग दे दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो लिखूंगा। सबसे पहले ऊपर देखता हूँ, ऊपर हमें कोई डेबिट बैलेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ। ऊपर हमें डेबिट बैलेंस में कोई एक्सपेंस तो नहीं दिया, बिल्कुल दिया हुआ है। एक एक्सपेंस मुझे मिला अभी, रेंट एक्सपेंस 45,000 से, ठीक है। अब मैं ये भी देख लेता हूँ साथ साथ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट एक्सपेंस मुझे मिला है, अमाउंट नहीं लिख रहा अभी। रेंट एक्सपेंस मुझे मिल तो गया, लेकिन इसके नीचे एडजस्टमेंट भी देख लेता हूँ, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अब जैसे रेंट एक्सपेंस ऊपर 45,000 दिए, नीचे फोर्थ एडजस्टमेंट कह रहे हैं रेंट एक्सपेंस फॉर द रुपीज 40,000। तो अब जो एक्सपेंस कंसीडर होगा वो नीचे वाला कंसीडर होगा, क्योंकि ये जून 30 तक का एक्सपेंस है, वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आपका था। तो अब क्या करोगे, आप नीचे वाले एक्सपेंस को कंसीडर करोगे। तो ऊपर आपको रेंट एक्सपेंस 45,000 दिया, लेकिन नीचे कह रहे हैं रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी कि पूरे साल का कितना है, 40,000। तो अब मैं 40,000 लेके जाऊंगा, नीचे वाला हमेशा एक्सपेंस नीचे वाला जाएगा, ऊपर वाले को इग्नोर कर दो। आगे देखते हैं, सैलरी एक्सपेंस भी हमें दिया हुआ है 72,000 से नीचे। मैंने देखा थर्ड ट्रांजेक्शन में सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹70,000। अब अगेन ऊपर वाला एक्सपेंस इग्नोर करके मैं नीचे वाला एक्सपेंस लेके जाऊंगा, कितने से, सैलरी एक्सपेंस 72,000। अब उसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ, और कोई नेक्स्ट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है इन्होंने। अगर नेक्स्ट एक्सपेंस देखिए ऊपर, तो और कोई एक्सपेंस नहीं है। अब नीचे एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेके जा चुके हैं हम। 10% एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, कह रहा है फिक्स एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा एक फिक्स एसेट एक्सपेंस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब वो है कितना, फिक्स एसेट पे 10%। फिक्स एसेट ऊपर देखो, ऊपर कौन कौन से फिक्स एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 2,80,000 से, और लैंड दी हुई है 2 लाख से, और तो कोई फिक्स एसेट नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको डेप्रिसिएशन का इस तरीके से रेट बता दिए, कह रहा है 10% लगेगा फिक्स एसेट, तो ऊपर फिक्स एसेट हमारे पास दो है, एक है प्लांट एंड मशीनरी और एक है लैंड। तो लैंड के ऊपर हमेशा याद रखना कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो अब आप लैंड को इग्नोर करोगे, लैंड को नहीं लेके जाओगे डेप्रिसिएशन के अंदर, आप सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट उठाओगे 2,80,000, क्योंकि लैंड आपका डेप्रिशिएट नहीं होता, वो हमेशा अप्रिशिएट होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का लेके जाओगे 2,80,000, इसका 10% निकालोगे। हाँ, अगर कोई और फिक्स एसेट होता तो उसका भी मैं 10% निकालता, लेकिन अभी लैंड दिया हुआ था तो मैंने लैंड को क्या कर दिया, इग्नोर। तो इसका 28,000 आ जाएगा। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि डिक्लेयर 25 पैसा पर शेयर डिविडेंड, ये डिविडेंड दिया, डिविडेंड वाली ट्रांजेक्शन इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती। फिर आगे कह रहे हैं बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट 2.5% ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। अब बैड डेट एक्सपेंस आ गया, तो ये भी जाएगा बैड डेट एक्सपेंस। तो बैड डेट एक्सपेंस कितना जाएगा वो देख लेते हैं। 2.5% है, वो कह रहा है ईयर एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि 2.5% लगेगा किस पर, अकाउंट रिसीवेबल पर। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल की हमें वैल्यू दी हुई है 45,000। तो बैड डेट एक्सपेंस 45,000 का 2.5% निकाल लेंगे। 45,000 का 2.5% मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो 1,125 रुपये आ गया मेरे पास। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, फिर भी देख लेते हैं। 45,000 मल्टीप्लाई बाय
2.5%। हाँ। अच्छा बेटा, अगर यही सिनेरियो ऐसा होता कि वो आपको कहते 2.5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, दोबारा से कहते, और ऊपर आप देखते ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का 45,000 बैलेंस है, और नीचे आप अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी दिया होता क्रेडिट साइड पर, तब क्या होता? एक बात याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बीकॉम पार्ट 1 के अंदर या एडीसी पार्ट 1 के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर जो है ना छोड़ दिया होता है, या उनको डिटेल में नहीं पढ़ा होता, या उनको पढ़ाने वाला सही नहीं मिला होता, या फिर वो भूल चुके होते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, अगर बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट रिसीवेबल पे अप्लाई हो, पहली बात तो ये, जो आपका बच्चों बैड डेट्स होता है ना, वो दो चीजों पे अप्लाई होता है। एक तो वो अप्लाई हो रहा होता है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, जैसे अभी हो रहा है, और एक वो अप्लाई हो रहा होता है नेट क्रेडिट सेल के ऊपर। तो आपका बैड डेट जो है वो दो चीजों पर अप्लाई होता है। अगर तो अकाउंट रिसीवेबल पे अप्लाई हो, जैसे अभी हुआ है, तो फिर एक दफा देख लिया करो क्रेडिट साइड पे कहीं अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ। अगर क्रेडिट साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो फिर जो आप रेट अप्लाई करोगे और जो अमाउंट आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो अमाउंट आया है 1,125 रुपए, तो फिर इसको डायरेक्ट 1,125 रुपए मत लेके जाना। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिया है, तो आप उस बैलेंस को इसमें से माइनस करोगे और फिर लेके जाओगे। जैसे अभी सपोज कर लो, अगर क्रेडिट साइड पे दिया होता है 125 रुपए, तो मैं ये 11,125 रुपए जो डायरेक्ट लेके गया हूं ना, तो मैं 11,125 रुपए में से ये माइनस करता 125 रुपए, और मैं कितना लेके जाता? 11,000 लेके जाता। कहाँ लेके जाता? बैड डेट एक्सपेंस में। वो तब होता अगर मुझे क्रेडिट साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दिया होता, तो क्रेडिट साइड वाला मुझे क्या करना? माइनस करना। हाँ, अगर मुझे डेबिट साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दिया होता, ये सिर्फ बात हो रही है जब रेट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा हो? अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। अगर रेट अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा हो बच्चों, तो फिर देख लेना एक नजर, अभी तो उन्होंने हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर दिया होता, तो अगर क्रेडिट साइड पे दिया होता तो उसको मैं माइनस करूंगा, और अगर डेबिट साइड पे दिया होता तो उसको मैं प्लस करता, फिर जो अमाउंट आता उसको मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करता, जैसे अभी मैंने रिपोर्ट किया, क्योंकि अभी था नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, और एक और बात, अगर रेट नेट क्रेडिट सेल के ऊपर अप्लाई होगा, तो फिर आपने अलाउंस और बैड डेट्स को नहीं देखना। जो भी अमाउंट आएगा रेट अप्लाई करने पर, उस अमाउंट को आप डायरेक्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे ले जाओगे। दोबारा से बताता हूँ ये कहानी। कहानी सुनो। कहानी क्या है? कहानी ये है कि रेट अप्लाई होता है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर या फिर नेट क्रेडिट सेल के ऊपर बैड डेट्स का। अगर रेट अप्लाई हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, तो एक नजर ये देख लेना कि कहीं क्रेडिट साइड पर या डेबिट साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ। अगर क्रेडिट साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो फिर जो रेट अप्लाई किया है उससे जो अमाउंट आई है, उस अमाउंट में से इस क्रेडिट बैलेंस को आपने माइनस करना है। माइनस कर फिर लेके जाना अपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और सेम यही अगर डेबिट साइड पे आपको बैलेंस दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, तो फिर आपने रेट अप्लाई करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आया ना, उस अमाउंट में उस डेबिट बैलेंस को ऐड करना है, फिर अमाउंट को आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर लेकर जाना है। हाँ, अगर ऐसा होता कि बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो फिर मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा, जैसे मैं अभी लेके गया हूँ 11,125। ये तब होता है जब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस हमें दिया होता, अभी बैलेंस नहीं दिया होता। और ये तब होगी कहानी जब अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट अप्लाई होगा। जब नेट क्रेडिट सेल के ऊपर रेट अप्लाई होगा, तो फिर बच्चों आप लोग डायरेक्टली अमाउंट लेके जाओगे जितना अमाउंट है। बैडेड एक्सपेंस हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, और कोई एक्सपेंस देख लेते इसके अलावा, कंसल्टेशन इनकम, इसको हम एंड में देखेंगे, अभी हम एक्सपेंसेस देख रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि 4/5 एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड। 4/5 जो है वो आपकी एडवर्टाइजिंग क्या हो रही है? एक्सपायर्ड हो रही है। तो अब ऊपर देखो, ऊपर एडवर्टाइजिंग दिया होगा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है कितना? 25,000 से। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है 25,000 से। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का 4/5 निकाल के एक्सपायर्ड का मतलब होता है बच्चों एक्सपेंस। तो अब मैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लेके जाऊंगा,
जो ऊपर हमें दिया हुआ था ना 25,000, इसका 4/5 निकाल लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4/5, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 5, तो 20,000 आ गया, तो ये ले जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है इंश्योरेंस जो है वो आपका 4/5 जो है वो स्टिल प्रीपेड है। इंश्योरेंस ऊपर प्रीपेड दिया हुआ था 25,000 से, ठीक है। 25,000 का पहले 4/5 निकालते हैं। 25,000 का 4/5 वो यही आएगा, 4/5 20,000। तो वही कह रहा है कि ये 20,000 4/5 क्या है, स्टिल प्रीपेड है। यानी कि 4/5 क्या है, यानी कि 4/5 यानी कि 20,000 ये क्या है आपका, प्रीपेड है। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था अगर नीचे प्रीपेड दे दे तो उसको आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो अब जो आपका ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 25,000 है, और नीचे आपको प्रीपेड इंश्योरेंस 4/5 बता रहा था स्टिल प्रीपेड है, यानी कि 20,000 से अभी भी क्या है, प्रीपेड है। तो 25,000 में से 20,000 क्या है, प्रीपेड। तो 20,000 प्रीपेड का माइनस करोगे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा आपका 5,000। प्रीपेड को हमेशा माइनस कराते हो इनकम स्टेटमेंट में। इंश्योरेंस एक्सपेंस आएगा 5,000 से, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस भी ले गए, जो प्रीपेड था वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद नीचे बता रहे क्रिएट कंटीजेंसी रिजर्व 7,000 से, एंड प्लांट एक्सपेंशन रिजर्व, ये दो रिजर्व है, रिजर्व भी नहीं जाते। तो अब हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे कचरा साफ करने के बाद। प्रीपेड को माइनस कराना है, देखो अभी जैसे मैंने प्रीपेड को माइनस कराया ना, वैसे ही प्रीपेड को माइनस करना, और हर एडजस्टमेंट के ऊपर टिक लग गए, इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट में ले गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाओ तो बेटा मुझे माफ कर दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। 40,000 प्लस 72,000 प्लस 28,000 प्लस 1,125 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 166,1250 ये आ रहा है मेरे पास। तो इसको मैं लेस कर पाऊंगा, 166,1250, ये हमारा ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है 1,66,000, इसमें से माइनस होगा। एक दफा दोबारा टोटल कर लेते, 40,000 प्लस 72,000 प्लस 28,000 प्लस 1,125 प्लस 20,000 प्लस 5,000, सही है। और इसके अलावा अगर कोई इनकम है ना तो बच्चों उसको आप ऐड कर लेना, जैसे अभी मैंने कंसल्टेशन इनकम जो है वो इग्नोर की थी, अब यहाँ पर आएगी कंसल्टेशन इनकम। सबसे एंड में अगर अगर अदर कोई इनकम है तो उसको आप ऐड कर लेना, कंसल्टेशन इनकम, और वो स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगी। वो कितनी है, 10,000। अब इसका टोटल कर लो तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम तो 166,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे 166,125 और प्लस करेंगे 10,000, 9,875 हमारे पास इनकम स्टेटमेंट हो गई तैयार। अब इसको आप केचप या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज की जो है वो लेक्चर के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी, और आज के लेक्चर के अंदर जो मेन हमारा एक टॉपिक था ना जिसको मैंने डिस्कस करना था वो था अगर रेट अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई हो जाए बैलेंस शीट का, तो ये मैंने आप लोगों को आज बड़ा जोरों शोर से बताया। तो इसको आप लोग अपने पास जो है वो याद कर लीजिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इसका पीडीएफ इंशाल्लाह ताला ग्रुप में जो है वो शेयर हो जाएगा। और भी अगर कुछ चीजें हों तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है।
03122576 लिख भी देते। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कुछ भी पूछना हो वो यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।